नमस्कार साथियों, एन स्टडी पॉइंट पे आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज की कक्षा में हम जानेंगे आर्टिकल 33, 34 और 35 के बारे में। आर्टिकल 33 क्या है? आर्म फोर्सेस के लिए हमारी फंडामेंटल राइट्स क्या कहती है। आप सोच रहे होंगे कि हमारी जो फोर्सेस होती हैं उनको भी क्या है फंडामेंटल राइट्स मिलते हैं। ऐसा नहीं होता है। वो आर्टिकल 33 के तहत क्या अपने फंडामेंटल राइट्स को बैन करा चुके होते हैं। आपने पीछे न्यूज देखी होगी कि एक सैनिक के द्वारा वीडियो बनाकर वायरल की गई थी कि हमें कितनी पतली दाल दी जा रही है। ऐसी वीडियो हर सैनिक क्यों नहीं बना सकता? क्योंकि उनको अधिकार नहीं है, बोलने का अधिकार नहीं है, फंडामेंटल राइट्स नहीं है उनको आर्टिकल 33 के तहत उनके फंडामेंटल राइट्स को क्या कर दिया जाता है? बैन कर दिया जाता है। भारत में तो लाखों की संख्या में सैनिक, लेकिन हमें पता क्यों नहीं चलता कि उनके साथ कैसा व्यवहार किया जाता है? क्योंकि उनके पास फंडामेंटल राइट्स नहीं होते। और ऐसे ही जो खुफिया एजेंसी होती है वो भी क्या है, कोई भी न्यूज बाहर नहीं देती हैं, क्योंकि उनके भी फंडामेंटल राइट्स क्या है, बैन कर दिए जाते हैं। देखो क्या कहता है, संसद कुछ विशिष्ट वर्गों के संबंध में विशेष हितों की पूर्ति हेतु, मतलब अगर कुछ विशिष्ट वर्गों, सिर्फ विशिष्ट वर्गों के लिए और विशेष हितों की पूर्ति के लिए क्या कर सकती है, मूल अधिकारों को प्रतिबंधित करने वाली विधि बना सकती है कि ये हमारे विशिष्ट हित हैं, इनके लिए हम क्या है, तुम्हारे मूल अधिकार क्या कर सकते हैं, बैन कर सकते हैं। इसमें कौन कौन आता है? सशस्त्र बलों के सदस्य आते हैं और जो लोक व्यवस्था बनाते हैं, हमारे जो लोक व्यवस्था बनाते हैं वे अधिकारी आते हैं, और जो खुफिया एजेंसी होती है, इंटेलिजेंस होते हैं, वो इसके अंडर में आते हैं। ठीक है। फिर आर्टिकल 34 आता है मार्शल लॉ। अब आपके दिमाग में ना एक बात हमेशा घूमती रहती है कि मैम इमरजेंसी और मार्शल लॉ एक जैसी है क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। क्या भारत में कभी मार्शल लॉ लगा है? नहीं लगा, आज तक तो लगा नहीं है। आगे का पता नहीं। क्या कब लगता है मार्शल लॉ? मान लीजिए इसे हरियाणा, पंजाब, जितने भी राज्य हैं, किसी राज्य के मन में ये आ जाए कि मेरे पास तो खुद की पुलिस है, मैं तो एक अलग राज्य बनाना चाहता हूँ। जैसे पूर्वी राज्य में ये बात उठती रहती है, मणिपुर, मिजोरम में, कि हमें एक अलग राज्य का दर्जा चाहिए। ठीक है। मान लीजिए मिजोरम में ये बात उठी कि हमारे पास तो खुद की पुलिस है, हम तो केंद्र सरकार की सुनेंगे ही नहीं, हम तो क्या करेंगे, वहां पर अपना राज चलाएंगे, अपना देश बनाएंगे। ठीक है। तो क्या केंद्र सरकार बैठी बैठी देखती रहेगी कि हमारे मिजोरम ने तो क्या कर दिया, अलग देश बना दिया? लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि भारत के हर एक राज्य में, चाहे मिजोरम हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, कोई भी राज्य हो और कोई भी केंद्र शासित प्रदेश हो, वहां पर इंडिया की नेवी, तीनों प्रकार की सेनाएं वहां पर क्या होती है, मौजूद होती हैं। ठीक है। किसी न किसी रूप में वहां पर अवश्य पाई जाती हैं। जैसे ही उस राज्य के मन में आएगा कि मैं अपना अलग देश बनाऊंगा, तो केंद्र सरकार क्या ऑर्डर देती है सैनिकों को कि तुम वहां पर अपना शासन लागू करो। उसको क्या कहते हैं हम? मार्शल लॉ कहते हैं। जब कोई राज्य बगावत पर आ जाए कि हमें तो भारत से अलग होना है, तो केंद्र सरकार मार्शल लॉ लागू करवाने का क्या देती है, प्रस्ताव पास कर देती है कि तुम वहां पर मार्शल लॉ लगा दो, क्योंकि वो राज्य हाथ से निकल रहा है। जहां पर दंगे फसाद होते हैं, युद्ध की स्थिति बनती है, वहां पर मार्शल लॉ लगाया जाता है। और जो कमांडर ऑफिसर होता है वो क्या है, प्रशासनिक सारे कार्य उसके हाथ में आ जाते हैं। किसके हाथ में आ जाते हैं? जो हमारा कर्नल की पोस्ट पर बैठा हुआ होता है, कमांडर ऑफिसर होता है, उसके हाथ में सारे प्रशासनिक कार्य आ जाते हैं, और वही उस राज्य का क्या चलाता है, कार्य चलाता है, सारा प्रशासन चलाता है। क्या इसको इमरजेंसी बोलेंगे? नहीं। सारे देश में थोड़ी हुई है बगावत, सिर्फ एक ही तो राज्य में हुई है, उसको हमें इमरजेंसी नहीं बोल सकते। इसमें क्या कहा गया है, किसी क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू हो तो मूल अधिकार प्रतिबंधित हो सकते हैं। कैसे? संसद को किसी भी सरकारी कर्मचारी या फिर अन्य व्यक्ति से उसके द्वारा जो कार्य किए गए हैं उसकी क्षतिपूर्ति हेतु अधिकार देता है कि अगर किसी व्यक्ति ने वहां पर कोई नुकसान किया तो उसकी क्षतिपूर्ति हेतु वो अधिनियम बना सकता है, और इस अधिनियम को किसी भी अदालत में क्या है, चुनौती नहीं दी जा सकती। मतलब संसद को ये अधिकार है कि वो मार्शल लॉ लागू करवा सकता है, और वहां पर कोई नुकसान हुआ है किसी सरकारी अधिकारी की वजह से या फिर वहां के व्यक्तियों की वजह से, तो वहां पर क्या है, उनसे वसूल किया जा सकता है वो। और इस वसूली के अधिनियम को क्या है, किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती।
और लास्ट आता है हमारा आर्टिकल 35, संसद को कानून बनाने की शक्ति देता है। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। संसद को कानून बनाने की शक्ति कैसे देता है? देखो, जब हमने अपने आर्टिकल पढ़े थे 17, 18, तो आर्टिकल 17 में पढ़ा था कि अस्पृश्यता अधिनियम कानून बनेगा, ठीक है। हमें शिक्षा का अधिकार मिलेगा आर्टिकल 21 के तहत। हमें फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं कि शिक्षा देनी चाहिए, ठीक है, छुआछूत नहीं करनी चाहिए। तो जो ये शिक्षा वगैरह सब कुछ है, ये लिखने से क्या मिल जाएगी क्या सबको? नहीं मिलेंगी ना। अब हमने सिर्फ किताब में लिख दिया कि ये मिलनी चाहिए, छुआछूत नहीं होना चाहिए, अस्पृश्यता अधिनियम बनाना चाहिए, तो बनाने से क्या होगा? वो लिखने से क्या सबको मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। तो क्या है, उसको एक्ट बनाना पड़ेगा, उसको लागू करवाना पड़ेगा। वो कौन से आर्टिकल में आता है? हमारा आर्टिकल 35 में आता है। संसद को यह अधिकार देता है आर्टिकल 35 कि तुम एक्ट बनाओ और उसको लागू करवाओ, ठीक है। ऐसे लिख देने से सिर्फ क्या है, हमारी जो कानून है वो लागू नहीं हो सकते, तुम्हें क्या है, स्टेप उठाना ही पड़ेगा। और ये कौन से आर्टिकल में आता है? हमारा आर्टिकल 35 में। आज की कक्षा में हमने फंडामेंटल राइट्स पूरे पढ़ लिए हैं। आशा करती हूँ मैं आपको कि मेरे पढ़ाए गए फंडामेंटल राइट्स आपको अच्छी तरह समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूले। धन्यवाद साथियों।